हेलो दोस्तों, तो हम लोग फटाफट से करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम रिवीजन करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट का थ्रू रैपिड फायर पॉइंट्स। अब रैपिड फायर का मतलब क्या होता है? रैपिड फायर का मतलब होता है एकदम क्विकली। तो हम 30 to 40 मिनट्स लेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि आप अपने पेपर में ये समझ जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस मैनेजमेंट के इस किताब में, इस सिलेबस में। उनको अगर आप पढ़ लेंगे, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक सफिशिएंटली आप 90% के आसपास स्कोर कर सकते हैं। मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो केवल इलॉबरेट करने के लिए है कि क्या पढ़ना है, शॉर्ट करने के लिए, ना कि ये सब कुछ है। तो अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैंने ग्रुप्स में आपके साथ बहुत सारे फोटोग्राफ शेयर किए हैं, फोटोग्राफ्स मतलब स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं किताब के थ्रू, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए। एमसीक्यूज आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ ज़रूरी है लिखना, वो सब भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और फटाफट से ख़त्म भी करते हैं इस वीडियो को। ये है हमारी आज की पहली स्लाइड। तो भाई चैप्टर वाइज है ये रैपिड पॉइंट्स, एक स्लाइड एक चैप्टर की है, तो फटाफट फटाफट वी विल गो थ्रू इट। तो पहला चैप्टर जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस और आर्ट दोनों है। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेरी बात को सुन लें, ना कि इसको पीडीएफ मांगकर फिर कोशिश करें पढ़ने की और फिर कहें सर हमें हिंदी में भी पीडीएफ दे दो। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं बट टाइम कम है क्योंकि आप लोगों के पास, तो बेहतर ये है कि आप मेरा वीडियो सुन लें, मेरी बात सुन लें, आपको वैसे ही इजी हो जाएगा। तो भाई मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, वो साइंस यानी विज्ञान और आर्ट यानी कला दोनों की दोनों है। इसको आप डिस्क्रिप्टिव, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आने वाले हैं। इसके अलावा एक कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। प्राइमरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इसी से शुरुआत होती है। मतलब मैनेजमेंट एकदम प्राइमरी प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी जिंदगी में कहीं पे भी मैनेजमेंट जो है वो प्राइमरीली सबसे शुरुआती लेवल पे भी जरूरी है और इनफैक्ट परवेसिव, एक शब्द है परवेसिव, यानी ऐसा भी फंक्शन है मैनेजमेंट जो कि हर लेवल पे जरूरत होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो मैनेजमेंट की या नीची लोअर लेवल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लिखा है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स मतलब इसको कहते हैं परवेसिव। मैनेजमेंट जो है परवेसिव नेचर का है, उसकी क्वालिटीज परवेसिव है, यानी वो हर लेवल पे उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि मैनेजमेंट जो है वो इनमें से किस लेवल पर रिक्वायर्ड है, प्रबंधन इनमें से किस किस स्टेज पर लेवल पर जरूरी है, ऑप्शन में होगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, आपका आंसर क्या होगा फटाफट से मुझे लिख के बता दीजिए। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, बिल्कुल ऑल लेवल्स पे रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, यानी काम अच्छे से होगा, उससे प्रोडक्टिविटी यानी कि जो भी काम हो रहा है उसका जो नतीजा है वो भी बेहतर होगा। परफॉर्मेंस जो है हमारी, हमने कैसा परफॉर्म किया है किसमें, जैसे कि इस समय आप किस चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस समय आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं। आप विभिन्न स्रोतों से, सोर्सेज से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए। आप किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप मैनेजमेंट कर रहे हैं किस चीज़ का, अपनी पढ़ाई का। तो अगर मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपका रिजल्ट जो है वो भी बेहतर होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, वेस्ट चीज कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपके लिए स्लाइड इसीलिए की है जिससे कि किताब के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, लेकिन किताब के अंदर ऐसी चीजें जो थ्योरी हैं और बाद में पढ़ के भी काम चल जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं, उनको हम हटाएं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज रिड्यूस होता है, कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो मैनेजमेंट के ये सब फायदे हैं, ये सब इसके फीचर्स हैं। मैनेजमेंट प्रॉफिट की तरफ हमको बढ़ाता है, मैनेजमेंट लाभ की दिशा में हमको धकेल देता है। मैनेजमेंट जो होता है लार्ज स्केल करने में जो है हमें हेल्प करता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम अपनी संस्था को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करेंगे तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, लार्ज स्केल को अचीव करता चला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उद्देश्य हैं, जो हमने सोचे हैं कि भाई हमें ये करना है, जैसे प्रॉफिट कमाना है, जोमेटो ने कहा हमको भाई बेचकर खाने को आपके घर तक पहुंचाकर प्रॉफिट कमाना है, उस गोल को पूरा करने में क्या मैनेजमेंट हमें मदद करता है। वेदों के अकॉर्डिंग पैसे को, मनी को ग्रीन एनर्जी कहा गया है, हरित ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो चाहे शॉर्ट आंसर टाइप पेपर हो, पक्का आपको लिखने में आ रहा है कि वेदों में मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा गया है। तो वेदों में यह कहा गया है कि पैसा जो है वो ग्रीन एनर्जी है,
हरित ऊर्जा है और इसको ग्लोरी के साथ कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, ऑनेस्टी से कमाना चाहिए और बेईमानी का पैसा जो है बिल्कुल नहीं कमाना चाहिए, बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। वेदों में यह भी कहा गया है, ये हम वेद वही वाले वेद बात कर रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेदों में कहा है जो लोग जल्दी जागते हैं वो ट्रेजर, पैसे, खजाने से उनको रूबरू किया जाता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है खजाने का। इस बात को ध्यान से समझना, अर्ली राइजर्स आर रिवॉर्डेड विद ट्रेजर, ये वेदों में लिखा है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि वेदों में इनमें से किसको कहा गया है कि उसको खजाना प्राप्त होगा, किनको? जो जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने के कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, सुबह सोकर जल्दी उठते हैं वो भी है, इसके अलावा जो बिजनेस की दुनिया में जल्दी किसी काम को करते हैं, जैसे कि जोमैटो ने उस जमाने में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करी जब कोई ये नहीं कर रहा था, इसका मतलब वो एक अर्ली राइजर था, वो जल्दी उठा, उसने इस चीज को भांपा कि ये करेंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो अर्ली राइजर्स जो होते हैं वो ट्रेजर या वेल्थ, जैसे पेटीएम ने ऐसे जमाने में क्यूआर कोड सिस्टम लेके आया जब और कोई वो नहीं कर रहा था, तो वो एक अर्ली राइजर है। टॉप, मिडिल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैंने आपको चार्ट शेयर किया है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा। भगवान ने हमें, गॉड ने हमें वेदों में 5 ड्यूटीज सौंपी हैं, इनको एकदम रट्टा मार लेना, समझ भी लेना है। पहली है ब्रह्म यज्ञ, यानी सर्विस टू अल्टीमेट रियलिटी, सच्चाई जो है उसकी तरफ हमें रहना है तत्पर। देव यज्ञ यानी भगवान की सेवा करना। पितृ यज्ञ यानी हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी सेवा करना। मनुष्य यज्ञ यानी कि हम अपने फेलो ह्यूमन बींग्स, अपने साथियों की सेवा करें। और भूतन यज्ञ यानी अदर लिविंग बींग्स, अदर लिविंग बींग्स से मतलब है कुत्ते, बिल्ली, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी सेवा करें। तो भगवान ने हम लोगों को 5 ड्यूटी सौंपी हैं वेदों के अनुसार, वो 5 ड्यूटीज़ ये हैं। आपके पेपर में इनका नाम देके पूछा जा सकता है कि ये क्या है, या ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी ड्यूटी हमें भगवान ने दी है। तो ये 5 ड्यूटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चैप्टर 1 का सार इतना ही था, खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजरियल रोल जो हैं, मैनेजरियल रोल यानी एक मैनेजमेंट में मैनेजर्स के क्या क्या रोल होते हैं वो हमें मिन्सबर्ग ने दिए थे। तो मिन्सबर्ग साहब का नाम याद रख लीजिएगा, पेपर में नैचुरल सी बात है, अगर मैनेजरियल रोल के बारे में लिखने आए तो भी मिन्सबर्ग के बारे में लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो ये आंसर लगाना ही लगाना है। मैंने आपको मैनेजरियल रोल्स के चार्ट दिए हैं जिसमें सिंबॉलिक ड्यूटीज और रियल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। मैं संग संग खोलता भी चल रहा हूं किताब के थ्रू, जिससे कि मैं आपको ऐसी चीजें बता दूं जो आप मिस ना करें। यहां पर ये दी गई हैं, मैंने आपसे शेयर किया है ये वाला चार्ट, देखिए ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है जिसमें लिखा है हमारी होती हैं इंटरपर्सनल ड्यूटीज, जिनको कहते हैं हम अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं, इंफॉर्मेशनल यानी सूचनात्मक भूमिकाएं, निर्णयात्मक भूमिकाएं, डिसीजनल, ये मैनेजर के रोल्स होते हैं। उसको निर्णय लेने पड़ते हैं, उसको जानकारी देनी पड़ती है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और उससे इंटरपर्सनल रोल निभाना होता है। इंटरपर्सनल मतलब अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं। तो ये लिखा है कि जो ये जो सिंबॉलिक है इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक। तो ये प्रतीकात्मक जो होती हैं इंटरपर्सनल जितनी भी ड्यूटीज होती हैं प्रतीकात्मक होती हैं। मैंने जो चार्ट शेयर किया है आप सबको मिल गया है ग्रुप में, जरा फटाफट से यस लिख दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने लिख दिया है, आपने इसको आपको मिल गया है। टाइप्स ऑफ रोल का चार्ट मैंने शेयर किया था, ये वाला कॉमर्स ग्रुप के अंदर, ये वाला दिस वन। क्या आप सबको ये मिल गया है? नहीं मिला है तो ढूंढ लीजिए, कॉमर्स ग्रुप में ऑलरेडी पोस्टेड है, इतना कर लेंगे काफी हो जाएगा। इंटरपर्सनल रोल में क्या क्या आता है, इंफॉर्मेशनल रोल में क्या क्या आता है, डिसीजनल रोल में क्या क्या आता है, एक मैनेजर के द्वारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर 3 पे पहुंच गए हम कूद के फटाफट से। इसमें बताया गया है कि कुल मिला के बच्चा, जवान, बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, इसके बारे में बात की गई है। अर्ली मैनेजमेंट यानी सबसे पहले जब मैनेजमेंट के बारे में बात शुरू हुई कई सैकड़ों वर्ष पहले, जैसे हम वेदों की बात कर रहे हैं उसको कहते थे अर्ली मैनेजमेंट एरा। तो वैदिक वाला जो पार्ट हो गया, पुरानी किताबें हो गई, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये सब अर्ली मैनेजमेंट में आते हैं। भाई महाभारत में भी तो युद्ध प्रबंधन किया गया था,
वॉर मैनेजमेंट, तो ये होता है अर्ली मैनेजमेंट, इसके अंदर कवर होता है। फिर क्लासिकल मैनेजमेंट आया उसके बाद, यानी धीरे धीरे मैनेजमेंट की थ्योरी डेवलप होनी शुरू हुई। हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर आ गए दुनिया में, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल आ गए। तो जब ये दोनों लोग आ गए तो क्लासिकल मैनेजमेंट का समय था ये। फिर नियो क्लासिकल आया, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नियो क्लासिकल समय है उसको हम ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमको। इसको कहते हैं नव चिर प्रतिष्ठित नव संस्थात्मक धारणा। फिर मॉडर्न मैनेजमेंट आया, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड का नाम लिया जाता है। कंटिजेंसी मैनेजमेंट के बारे में सिचुएशनल थ्योरी कहा जाता है। ये डैश लगे करा ना, ये पक्का ऑब्जेक्टिव में आएगा। कंटिजेंसी मैनेजमेंट को और क्या कहा जाता है? सिचुएशनल थ्योरी कहा जाता है। यहां ध्यान रखिए, हेनरी फेयोल फ्रांस में जन्म लिया था, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इन्होंने दिया था, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक प्रबंधन इनको कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहां जन्मे थे? जरा फटाफट से सब लोग लिख देंगे, एक बार क्विकली लिख दीजिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहां हुआ था? एफ.डब्ल्यू. टेलर यूएसए में जन्मे थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने भी वैसे कायदे से 5 नियम दिए थे, लेकिन कई जगह 6 लिखे हैं, कई जगह 4 दिए लिखे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा संशय है, अलग अलग किताबों में छोड़ सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है यूएसए किसे थे। मायो, एल्टन मायो ऑस्ट्रेलियन थे ये। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको कल बताए थे, और इन्होंने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कहाँ किए थे? क्वेश्चन ये है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कहाँ किए थे? ये किए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक, WE लिखा है ना, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में किए थे। अगर आप चाहो तो मैं आपको वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक जो शब्द है इसकी हिंदी बता देता हूं। ये है पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी। तो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो ये भी अपने आप में ये यहाँ पे छुप गया है। 1924 से 1932 के बीच में हुए थे एल्टन मायो के द्वारा। और ध्यान रखो, देयर आर टोटल 4 फेजेस ऑफ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। गूगल में लिखना हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स के कितने चरण थे, हाउ मेनी फेजेस, आपको वहां लिखा मिल जाएगा 4 थे। मैं आपको फोटो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ये 4 फेजेस आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछेगा पहला फेज कौन सा था, दूसरा फेज कौन सा था, या अगर आपको हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखने को ही आ जाए तो आपको पता होना चाहिए दैट देयर वर 4 फेजेस ऑफ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में कौन है? एल्टन मायो। क्या ये वाला चैप्टर एकदम क्लियर हो गया? जितना मैंने आपको बताया उतना फटाफट से लिख दीजिए हाँ सर क्लियर हो गया। आप लिख दीजिए यस सर, जल्दी लिखिए फटाफट। चलो एक सवाल कर रहा हूं, हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल दिए हैं? लिखिए फटाफट, क्विकली लिखिए। हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल्स, बिल्कुल। अच्छा, स्केलर चेन किसने दिया था? कल मैंने आपको बताया था। स्केलर चेन जो है वो किन जनाब ने दिया है हम लोगों को? स्केलर चेन हिंदी में कहते हैं पदाधिकारियों से संबंध। हेनरी फेयोल ने दिया था। ये वाला चार्ट है, देखो समझा देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे जूम देखो, दिख रहा होगा आप सबको। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए, मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये वाला जो हिस्सा है ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अगर कोई 2 बंदे, ये जो चेन बनी हुई है ए से लेके BCDEF या LMNOP, इसको कहते हैं स्केलर चेन। यहाँ पे कुल मिला के बात ये कह रहा है कि एक संस्था है जिसके 2 विभाग हैं। एक है प्रोडक्शन का विभाग और एक है सेल्स का विभाग। इसमें बॉस बैठा है ऊपर, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, ABCDEFGH वर्कर बैठे हैं। अगर ये एक दूसरे से एक सही क्रम में बात करेंगे तो इसको कहते हैं स्केलर चेन। और अगर 2 विभागों के लोग आपस में बात करना चाहें ऐसे, इसको कहते हैं गैंग प्लांक। ये देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है ना यहाँ पे, ये जो लाइन, ये वाली F से लेके P तक ये जो लाइन बनी है, इसे कहते हैं गैंग प्लांक। गैंग प्लांक मतलब, प्लांक का मतलब होता है फट्टा। तो एक तरीके से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग एक फट्टा डाला और उस पर चलकर उस पार चले गए। एक बार फिर से समझा देता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चैनल होता है कि सबसे ऊपर बॉस होता है, उसके नीचे उसका जूनियर, उसके नीचे उसका जूनियर, उसके नीचे उसका जूनियर। वो लोग जनरली आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इन्होंने कहा 2 विभाग हैं जो ऐसे बने हुए हैं, ABCDEFGH वर्कर्स के नाम है, FMNOPQRST वर्कर्स के नाम है। अगर इन लोगों को आपस में बात करनी हो, यानी सेल्स डिपार्टमेंट वाले को किससे बात करनी हो, परचेज डिपार्टमेंट वाले से बात करनी हो, तो ये ऐसे बीच में फट्टा डाल के
बात कर सकते हैं। इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। मतलब असलियत में कोई फट्टा नहीं डालेंगे, लेकिन एक तरीके से कहा कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के बीच में, तो मैंने अपनी खिड़की से तुम्हारी खिड़की के अंदर फट्टा डाल के आ गया। क्या बना है वैसे आज घर में खाने के लिए? है कोई चटपटी चीज़ तो बताओ यार। किसी के घर में कोई चटपटी चीज़ बनी हो और वो भी मेरी तरफ फर्स्ट फ्लोर पे रहता हो, तो मैं फट्टा डाल के तुम्हारी खिड़की से अंदर आ जाऊँ। चलिए, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर 4 और 5 आ गया। प्लानिंग, नियोजन। क्या होता है भाई? नियोजन जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, भविष्य की तरफ होता है। परवेसिव, यानी हर जगह पे उसकी आवश्यकता पड़ती है, परवेसिव है। ऑल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करने को हमें जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम लोग प्लानिंग। ऑल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करने के लिए, यानी बहुत कोई हम जब काम करते हैं ना, जैसे हमको भूख लगती है तो हमारे सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जब भूख लगती है तो हम सोचते हैं आज गोलगप्पे खाएंगे, आज डोसा खाएंगे, आज पाव भाजी खाएंगे। किसी के मुंह में पानी आ रहा हो तो पानी को कोने में रख के बात को सुनो। कुल मिला के बात यह है कि जब आपको भूख लगती है तो आपका मन करता है डोसा खाऊं, इडली खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, मोमोज खाऊं। मोमोज माय फेवरेट, खाऊं। इनमें से क्या खाऊंगा अल्टीमेटली मैं? वो जो चॉइस है वो होता है ऑल्टरनेटिव्स, यानी हमारे पास विभिन्न ऑप्शंस हैं, एक को चुनना जो है वो प्लानिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग है प्लानिंग मतलब आगे देखना है। प्लानिंग के स्टेप्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्थिति को आंकना पहला और प्लान को एग्जीक्यूट करना अंतिम स्टेप है। प्रोसेस को मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। प्लानिंग जो होती है गोल ओरिएंटेड होती है, कंटिन्यूअस होती है, परवेसिव यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है। डिसीजन मेकिंग जो होती है यानी निर्णय लेना, वो भी हर जगह पे उसकी जरूरत पड़ती है। कंटिन्यूअस है, एक मेंटल प्रोसेस है, पागल नहीं है मेंटल का मतलब, मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारा दिमाग हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक थ्योरी है जिसकी फोटो मैंने ग्रुप में डाल दी है, बाउंडेड रेशनैलिटी। हर्बर्ट ए सिमन, नाम याद रखना, पेपर में आने के हाई चांसेस हैं। कि बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? भाई साहब हर्बर्ट ए सिमन साहब ने दिया था। डिसीजंस जो होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस, जो पॉलिसी से संबंधित डिसीजंस होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं बताइए? वो लिए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट पे। ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो कहाँ लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट में। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड मिडिल मैनेजमेंट में। और एग्जीक्यूशन यानी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं लोअर मैनेजमेंट के अंदर। तो भाई ये जो मैंने आपको चार्ट सा बना के दिया ना, यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इनको एकदम रट्टा मार लेना, भूलना नहीं है कि कौन सा, और समझना है कि पॉलिसी जो होती है, कोई कहते हैं ना हमारी कंपनी की पॉलिसी है साहब, हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। एप्पल कंपनी की पॉलिसी है कि वो बहुत ही महंगे फ़ोन्स निकालता है और सितंबर के महीने में जनरली नए नए फ़ोन्स को वो लॉन्च करता है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि पॉलिसी के डिसीजंस टॉप लेवल पे लिए जाते हैं। ऑपरेशंस के डिसीजन, ये जो मैंने चार्ट बनाया इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी ग्रुप में भी मैं मौजूद रहूँगा आपके साथ, चिंता मत करो, पढ़ाई को आगे लेके चलेंगे। MBO की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पेपर में आने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। MBO इज मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल 100%। ये इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध या लक्ष्यों द्वारा प्रबंध। तो यहाँ पे लिखा है कि इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं। MBO थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर मेहनत लगती है। MBO है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। MBO का मतलब ये है कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका आधार क्या बनाया है। आपने ये आधार नहीं बनाया है कि जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं उन्हें मैनेज करता जाऊँगा। आपने ये आधार बनाया है कि मुझे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है। उस उद्देश्य की दिशा में अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। गोल्स के बारे में बताया, लॉन्ग टर्म होता है जनरली। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से भी ज्यादा का होता है लॉन्ग टर्म होता है। 1 साल से कम होगा तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, और 1 साल से 5 साल के बीच में कहला लो तो वो 5 ईयर्स मतलब मिडिल टर्म कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी विद म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव दोनों जगह जरूर काम आएगा। वो कह रहे हैं उद्देश्य जो होना चाहिए ना, एक अच्छा उद्देश्य जो होना चाहिए वो बॉस और उसके एम्प्लॉय के म्यूचुअल अग्रीमेंट से, आपसी सहमति से बने होंगे तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा बताइए? चलो आप लोग बताओ, अगर उद्देश्य है किसी कंपनी के वो आपसी सहमति से बने होंगे बॉस की और उसके एम्प्लॉयज की, तो अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा बताइए जरा, फटाफट से बताइए। बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि आसानी से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कर सकें।
एमबीओ को कितने सेंस में यूज किया गया है, कितने तरह से एमबीओ को समझा जाता है, बहुत ही जरूरी सवाल है, पेपर में आना लगभग तय है कि एमबीओ कितने सेंस में, कितनी तरह से, कितनी अवधारणाओं में प्रयोग करते हैं। 3 तरह से माना जाता है कि एमबीओ परफॉर्मेंस को मापने का एक तरीका है, एमबीओ मोटिवेट उत्साहवर्धन करने की एक टेक्निक है, और एमबीओ प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एक डिवाइस है, करने का एक साधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं और डोंट वरी, ये जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आ गए। ऑर्गेनाइजिंग, मैं इसमें भी जरा ऑर्गेनाइजिंग खोल दूं जिससे कि मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है या मुझे दिखाना होता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन का मतलब क्या है, एक्टिविटीज, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी क्रियाएं चल रही हैं, उनका समूहीकरण करना जो है, वो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज जो है, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं, जिससे हम उद्देश्यों को पूरा कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन को संज्ञा के रूप में यूज करते हैं और वर्ब के क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं। अगर बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन संज्ञा के रूप में तो हम किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की, एकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, और अगर हम क्रिया के रूप में बात कर रहे हैं तो एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पेपर में आ जाए ऑर्गेनाइजेशन का एक संज्ञा के रूप में क्या मतलब है, तो ये लगा के आना, वर्ब के रूप में क्या मतलब है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये लगा के आना। गड़बड़ हुई थोड़ी सी, पीछे आ जाते हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो भाई, जिम्मेदारी, हिंदी में जिम्मेदारी। वो कह रहा है कि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर चलती है हमेशा, यानी एक जूनियर आदमी अपने सीनियर के लिए हमेशा जिम्मेदार होता है, और एक सीनियर जो है वो अपने जूनियर पे हमेशा अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, उदाहरण लीजिए, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके ऊपर अथॉरिटी किसकी है, प्रिंसिपल साहब की या आपके प्रोफेसर्स की है अथॉरिटी। वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको ऐसे ऐसे करना है, आज कॉलेज इतने बजे आना है, आज ये क्लास इतने बजे लगेगी, आज जो है आप लोग इस ड्रेस में आएंगे, आज 15 अगस्त है, झंडा फहराना है, आज ये होगा। तो जो अधिकार है वो किसका होता है, सुपीरियर का होता है, और जिम्मेदारी उसको पूरे करने की किसकी है, आपकी। तो जिम्मेदारी हमेशा सबऑर्डिनेट की सुपीरियर की तरफ होती है, यानी आप बच्चों की जिम्मेदारी मेरी तरफ है, और अथॉरिटी यानी अधिकार जो है वो मेरा आपकी तरफ है। ये बिजनेस की दुनिया में इंप्लाई होता है फॉर्मल रिलेशनशिप में। एक एग्जांपल दिया है कि जनरली एक सुपीरियर जो है वो अच्छे से 6 लोगों को हैंडल कर पाता है, 6 लोगों को, ये स्टैंडर्ड बताया गया है। हालांकि आप तो जानते ही हैं एक एक प्रोफेसर के अंदर 300-300, 250 बच्चे हो जाते हैं आजकल, बट इन जनरल अगर हम बिजनेस हाउस की बात करें तो इफेक्टिव काम वो तब करेगा जब एक सुपीरियर 6 बंदों के साथ होगा। इसके अंदर पहला स्टेप है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, और अंतिम स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यानी जो अलग अलग एक्टिविटी हैं उनके बीच में सामंजस्य और एक रिश्ता क्रिएट करना जो है इसकी लास्ट स्टेप है। 6 स्टेप्स होते हैं, और कूड्स ओडोनल के अनुसार 7 स्टेप्स होते हैं। वैसे तो 6 होते हैं, मैंने आपसे ग्रुप में शेयर किए हैं, बट एक राइटर हैं कूड्स ओडोनल, इनके अकॉर्डिंग 7 होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसे कौन एस्टेब्लिश करता है, एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने हिंदी में कहा, भाई क्या कहा हिंदी में, संगठन है, उसको कौन करता है, उसको बनाता कौन है, भाई उसको बनाते हैं टॉप मैनेजमेंट वाले। बिजनेस तो ऊपर का मैनेजमेंट वाले ही खोलेगा ना। ये रिपीटिशन, एमबीओ के सेंसेस कितने हैं, टोटल 3 है, पिछले वाले में बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस समझ लो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। देखो अथॉरिटी होती है अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। समझा देता हूं, मैंने आपको अपने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बनाया, मैं आपकी कंपनी का मालिक हूं, और मैंने आपसे कहा कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मालिक हैं, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, और आप जो हैं हमारे सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड अधिकार आपके पास हैं, डिसीजन लेने के लिए, आदेश देने के लिए आप सक्षम हैं। ये मैंने आपको अथॉरिटी दी। आपकी जिम्मेदारी ये है, अब क्या जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को अच्छे से चलाएंगे, ये मैंने आपको जिम्मेदारी दी है, और आपकी जवाबदेही बनती है अब मेरे प्रति। किसके प्रति, मेरे प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया था और आपको जिम्मेदारियां सौंपी थी। समझिए कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण। जब अपनी पावर को
मान लीजिए मैं एक कंपनी का बॉस हूं और मैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं उन लोगों को मैंने अपने अधिकार बांट दिए, तो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। एक हुआ कि नहीं नहीं भाई, सारी जो पावर है वो मैं अपने हाथ में रखूंगा, सारे डिसीजंस मैं लूंगा, तो वो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा मामला गड़बड़, वो हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, अपनी पावर्स को नीचे देना। इसमें आपको ये समझ लेना है कि अगर छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, तो सेंट्रलाइजेशन चल जाता है। मान लीजिए कंपनी में 25-30 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके निर्णय तो एक ही व्यक्ति ले तो ठीक रहेगा। बट जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, कहने का मतलब रेलवे, अब सोचो रेलवे के सारे डिसीजन अगर माननीय मोदी जी लेंगे या मिनिस्टर ऑफ रेलवे लेंगे, कैसे चलेगा? इसके लिए उन्होंने मोदी जी हैं, फिर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, फिर सेक्रेटरी हैं, डीआरएम, एडीआरएम, इंस्पेक्टर्स, कितना लंबा बनाया। वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। छोटी में सेंट्रलाइजेशन चल जाएगा, लार्ज में डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, मीडियम में दोनों का मिक्स या दोनों में से एक चल सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन से वर्कलोड कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर सोचिए मोदी जी सारे विभागों के निर्णय अकेले लेने लग जाएं, डे टू डे वर्क को करने जाएं, तो कैसे पूरे देश को मैनेज कर पाएंगे? इसलिए उनके पास बहुत सारे मंत्री हैं, मंत्रियों के नीचे विभाग हैं, विभागों के अध्यक्ष हैं, ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसी को कहते हैं। ये पूरा जो हायरार्की बना हुआ है, इससे वर्कलोड कम होता है, इफिशियंसी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। अथॉरिटी फॉर्मल इनफॉर्मल कैसी भी हो सकती है, ये समझ लेना। कैसे समझना इसको? फॉर्मल अथॉरिटी मतलब कि मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को कहा तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखोगे, और इनफॉर्मल अथॉरिटी, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक अधिकार। क्या हुआ बता रहा हूं, अनौपचारिक अधिकार मतलब मान लेते हैं आप में से कोई स्टूडेंट मेरा फेवरेट है और मैंने उससे कह दिया बेटा देख सुन, क्लास की सारी चुगली मेरे पास आनी चाहिए, कोई भी बच्चा उदम करे चौक फेंक के मारियो। ये अनौपचारिक अधिकार दिए हैं आपको। आप मेरे फेवरेट है तो बस मैंने आपसे कह दिया आप पूरे पावर में हो। और एक मैंने आपको मॉनिटर बनाया प्रॉपरली, वो होगी फॉर्मल अथॉरिटी। एक मैंने आपको गुप्तचर जासूस बनाया, वो होगा इनफॉर्मल अथॉरिटी। मतलब क्लास में, एग्जाम्पल क्लास में गुप्तचर बनाया। अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है और कॉम्प्लीमेंट्री टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी अथॉरिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साथ साथ चलते हैं और जिम्मेदारी को किसी और को डेलीगेट या ट्रांसफर नहीं किया जाता। भाई जिम्मेदार अगर मैं हूं, जैसे मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि मुझे आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाना है, ये जिम्मेदारी मैं किसी और के ऊपर नहीं सौंप सकता। अगर आज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता तो ये जिम्मेदारी मेरी होती कि मैंने नहीं पढ़ा है, किसी और की नहीं हो सकती थी। डिपार्टमेंटेशन, विभागीकरण क्या होता है, इससे एक्सपर्टीज हो जाती है, स्पेशलाइजेशन बन जाता है, कंट्रोल करना इजी हो जाता है। जो बड़े विभाग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको बहुत जरूरी है कि वो डिपार्टमेंटेशन कर दें। डिपार्टमेंटेशन मुख्यतः 6 आधारों पे होता है: फंक्शन, प्रोडक्शन, टेरिटरी, एरिया, प्रोसेस, टाइम, कस्टमर सेगमेंट। ये मैंने आपके फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर किए हैं, छोटा समझा देता हूं। डिपार्टमेंट मतलब मान लीजिए आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, फैकल्टीज बनी हुई हैं अलग अलग। या आपके कॉलेज में एक होगा एडमिशन डिपार्टमेंट, एक होगा वोकेशनल डिपार्टमेंट, एक होगा कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट। तो कई आधार होते हैं जिन पे डिपार्टमेंटेशन जो है पॉसिबल होता है। जैसे कि फंक्शंस की यहाँ पे बात करें, फंक्शन मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट मतलब एक डिपार्टमेंट है आपका जिसके अंदर क्या बनता है, कोई एक प्रोडक्ट बनता है, किसी एक डिपार्टमेंट में दूसरा बनता है, किसी में फिनिशिंग का काम होता है। एरिया वाइज बन सकता है, जैसे कि रेलवे का है, रेलवे में आपने पढ़ा होगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। इस तरीके से अलग अलग आधारों पर डिपार्टमेंटेशन किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर विभागीकरण होगा किसी भी कंपनी के अंदर तो स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी मैं समझाता हूं। आप लोगों के कॉमर्स फैकल्टी, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कॉमर्स के प्रोफेसर्स हैं, वो कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, इसीलिए कॉमर्स डिपार्टमेंट बनाया गया। यानी जब कोई डिपार्टमेंट बनता है तो उस डिपार्टमेंट में उससे संबंधित लोगों को ही जगह मिलती है। जैसे इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग का जॉब मिलता है, डॉक्टर्स को डॉक्टरी का जॉब मिलता है, गाने वालों को गाने का मिलता है, पढ़ाने वालों को पढ़ाने का मिलता है, खाने वालों को खाने का मिलता है, उधम करने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जमाने में। चलो आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 और 12, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके फाउंडर थे एप्ले, नाम याद कर लेना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन सब मिलके बनता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो चार चीज़ों का वो है, क्या कहते हैं, निर्देशन जो है चार चीज़ों का एक टोटल है, सम टोटल है, वो है सुपरविजन। सुपरविजन होना चाहिए, मोटिवेशन, उत्साहवर्धन, लीडरशिप, एक लीडर होता है जो लीड करता है आपको, कम्युनिकेशन, ये चार चीज़ें जो है ना, संप्रेषण जिसको कहते हैं हम लोग, इनको मिलकर डायरेक्शन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए सुपरवाइजर सुपरविजन करता है, उत्साहवर्धन करता है, ये हम आगे और पढ़ लेंगे इसके बारे में, लीडर कैसा होता है आगे बढ़ लेंगे, कम्युनिकेशन आगे बढ़ लेंगे। यहाँ समझ लो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है कम्युनिस्ट। तो आपके पेपर में सवाल आया तो लैटिन और कम्युनिस्ट ये दोनों ध्यान रखना। लीडरशिप के 3 मॉडल हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, मिक्स्ड। मैं कल बता चुका हूं। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही, डेमोक्रेटिक मतलब जनतंत्र लोकतांत्रिक, और मिक्स्ड मतलब मिला जुला। ऑटो में तानाशाही मतलब कि मैं ये कहता हूं, जैसे कि आप समझ सकते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और कई देश ऐसे हैं जहाँ पे राजाओं का राज है, तो वो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वहाँ तानाशाही चलती है, वहाँ जो बॉस कह देता है वही होता है। डेमोक्रेटिक में मिलजुल के काम होता है। और मिक्स्ड का मतलब ये है जैसे मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, कभी गुस्सा कभी प्यार, सिंपल। डायरेक्शन जो है टॉप लेवल से नीचे की तरफ बहता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लो मेरी फैक्ट्री का सबसे छोटा वर्कर जो केवल हमारी मशीन के ऊपर काम कर रहा है, वो मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकता। अगर मैं बॉस हूं तो बॉस उसे डायरेक्शन दे सकता है ऊपर से नीचे, हाँ मैं उसकी बात सुन सकता हूं, वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो सकती है। 7 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, डिविजनल, कमिटी, मैट्रिक्स। ये मैं आपको फोटोज ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, हिंदी आप उसमें देख लीजिएगा। ध्यान रखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो ये समझ लीजिए एकदम। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मिलिट्री और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किसी भी संगठन का सबसे पुराना स्वरूप जो है, संरचना जो है, वो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ऑर्गेनाइजेशन या ओल्डेस्ट इसको कहा जाएगा। सबसे नया है मैट्रिक्स और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है। अगर आप लोगों को कुछ हिंदी की समस्या है तो बस सिंपली गूगल करिए, सब कुछ मिल जाता है। फिर आगे है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है समन्वय कहते हैं हिंदी में, बहुत ही ज़रूरी है, प्राइमरी है, परमिसिव है, हर जगह ये वर्ड फिट हो जाते हैं। ज़रूरी है, प्राइमरी मतलब छोटी सी छोटी जगह पे भी चाहिए, और परवेसिव मतलब हर जगह चाहिए। पहला स्टेप है इंटीग्रेट करना, जोड़ना, प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक जाता है, ये है समन्वय। यानी कि मेरे अगर कंपनी के अंदर बहुत सारे कर्मचारी हैं तो उनमें आपसी समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमारा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जो हैं हम पा लेंगे। कम्युनिकेशन का प्रोसेस 7 स्टेप्स का है, उसको समझ लीजिए, मैं आपको कल भेज चुका हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए, कम्युनिकेशन संप्रेषण करने हेतु कितने लोगों की आवश्यकता है कम से कम, तो आंसर है मिनिमम 2 चाहिए। आप और मैं होंगे तभी तो कम्युनिकेट होगा ना, मैं अकेले अकेले अपना कैमरा से बोलता रहूंगा तो वो कम्युनिकेशन थोड़ी होगा। कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बताए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका फोटो आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, एक बार दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे ये कहाँ है भाई, कहाँ है? ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 4 टाइप्स के बताए गए हैं। सर्किल में कम्युनिकेशन होता है, चेन में होता है, व्हील में होता है, फ्री फ्लो में होता है। नॉइज एंड बैरियर्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसके बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल ये है कि मैं और आप अगर बात कर रहे हैं आपस में और बीच में मेरा फ़ोन बजना शुरू हो जाए और मेरी आवाज़ की जगह आपको क्या आवाज़ आने लग जाए, आपको आवाज़ आ जाए फ़ोन बजने की, तो वो नॉइज़ कहलाएगी, एक प्रकार की नॉइज़ कहलाएगी, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा अगर ऑब्जेक्टिव है तो। और फीडबैक बहुत जरूरी है, बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। वर्बल नॉन वर्बल कल वाली क्लास में बता दिया था, यानी मौखिक लिखित जो होते हैं वो वर्बल होते हैं, इशारों वाले नॉन वर्बल होते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे करके इशारा किया तो इसका मतलब आप समझ गए कि मैं कहने जा रहा हूँ मारूंगा, तो ये हो गया नॉन वर्बल। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है, इनफॉर्मल अनरिलायबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा देता हूं। देखो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक का मतलब ये है, आप लोगों के पास उड़ती उड़ती न्यूज आई कि आप लोगों के एग्जाम जो हैं वो 20 तारीख से हैं। 1-1.5 महीना पहले किसी ने बोला अगस्त में एग्जाम होंगे, उड़ती उड़ती खबर थी, उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे हम लोग, ठीक है। वो होता है इनफॉर्मल, यानी आपस में बनी हुई खबर। फॉर्मल, जब यूनिवर्सिटी ने लेटर जारी कर दिया कि भाई तुम लोग के एग्जाम है इस डेट को, तब आपको पता चला कि ये फॉर्मल औपचारिक कम्युनिकेशन है। औपचारिक कम्युनिकेशन स्लो होता है, हमेशा धीमे चलता है, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज
यूनिवर्सिटी ने आया, यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे डाला, बच्चों को मिला, कॉलेज को मिला। इनफॉर्मल मैंने आपको बताया, गॉसिप एक दूसरे को बताया, वो बहुत तेजी से फैलता है लेकिन अनरिलायबल होता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते जल्दी। फॉर्मल हमेशा भरोसेमंद होता है लेकिन धीमा होता है। कम्युनिकेशन के फ्लोज बताए हैं, वर्टिकल यानी लंबवत अगर हम कह सकते हैं, अपवर्ड ऐसा कम्युनिकेशन जो ऊपर की दिशा में जाता है, डाउनवर्ड मतलब जो ऊपर से नीचे आता है, कल बता चुका हूं, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, ये सब मैं आपको कल बता चुका हूं। ओके, हो गया ये भी। कहाँ गया, हाँ, चेंज, ये मैंने चेंज मैनेजमेंट कल आपको बताया था। चेंज ज़रूरी होता है और नेसेसरी होता है। ये दस्तूर है ज़िंदगी में कि बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले मैं बाल खड़े रखता था, अब मैं बाल ऐसे करके रखता हूँ। चेंज इज़ नेसेसरी। पहले मैं दाढ़ी बड़ी रख रहा हूँ, कभी मैं शेव कर लेता हूँ, दिस इज़ चेंज, दिस इज़ नेसेसरी। कोई हमारी स्टूडेंट होगी जो लंबे बाल रखना पसंद करती होगी, फैशन में छोटे बाल आ गए, उन्हें छोटे बाल रखना शुरू कर दिया। चेंज इज़ नेसेसरी। प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है? बदलाव की प्रक्रिया। सबसे पहले अनफ्रीज करो। देखो समझो क्या कहने का मतलब कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, अच्छा कौन कौन है जिन्होंने अभी हेयर स्टाइल चेंज करी है, पहले ये बताओ कौन कौन है जिन्होंने अभी हेयर स्टाइल चेंज करी है, बालों को कलर करवाया हो, कुछ। चलो छोड़ो, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन की हम बात कर रहे हैं, और उस संगठन के अंदर पहले से कुछ चल रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है संगठन, तो पहले उसे अनफ्रीज करेंगे। यानी हमने लॉक कर रखी थी कि भाई ये टेबल यहाँ, ये टेबल यहाँ, ये टेबल यहाँ, तो पहले उसे अनफ्रीज करेंगे, मतलब तैयार करेंगे कि भाई अब इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं। फिर हम मूव करेंगे, यानी जो चेंज हमें करना है वो करेंगे। यानी इस टेबल को उठा के यहाँ रख दूंगा, इस टेबल को उठा के यहाँ रख दूंगा, कैमरे को उठा के कभी यूँ कर दूंगा, कभी यूँ कर दूंगा, राइट, दिस इज चेंज। और उसके बाद जैसे मुझे अपना कैमरा सेट करना है, तो पहले मैंने कैमरा को ऐसे करके अनफ्रीज किया, फिर मैंने उसको जहाँ मूव करना था ऐसे करना था कैमरा, अब मैंने अपने कैमरे की स्क्रीन सेट कर ली, ये हो गया मूवमेंट, और अब मैंने उसे फ्रीज कर दिया, हाँ ऐसे ठीक है। ये होता है चेंज की प्रक्रिया। यानी पहले जो चीज जैसी है उसको अनफ्रीज, मतलब बर्फ की तरह जमी हुई है, उसको पहले अनफ्रीज कर दो, उसको पिघलाओ, पानी की तरह हो जाएगी, मूवमेंट कर दो उसको, फिर उसको दोबारा जमा दो, वो वैसे की वैसे फंस जाएगी। मैंने चार्ट आपको शेयर कर दिया है। प्लान्ड चेंज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मतलब चेंज क्या होता है, वो कह रहे हैं कि चेंज दो तरह से हो सकते हैं वैसे, एक होता है प्लान्ड, एक होता है अनप्लान्ड। प्लान मतलब कि आपने सोचा था चेंज करना है, अनप्लान मतलब मजबूरी में चेंज करना पड़ गया। जैसे गवर्नमेंट ने कहा भाई जीएसटी लगेगा, कंपनी ने प्लान नहीं किया था, गवर्नमेंट ने कह दिया, अनप्लान चेंज है। एक प्लान चेंज है, आपने कुछ कहा कि मैं सोच रहा हूं अपनी कंपनी में चेंज कर दूं। प्रोएक्टिव चेंज, रिएक्टिव चेंज, ये दो तरह के होते हैं। इसके बारे में मैं आपको शेयर कर चुका हूं, वैसे बता देता हूं। प्रोएक्टिव मतलब आप जब खुद से कोई चेंज करते हैं तो प्रोएक्टिव होता है, और आप जब किसी को देख के चेंज करते हैं रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रियात्मक, तो प्रतिक्रियात्मक चेंज या रिएक्टिव चेंज होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज इज मैनेज थ्रू प्लानिंग। भाई जब हम चेंज करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जीएसटी आया तो लोगों ने कहा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएसटी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। तो चेंज जो होता है उसको प्लानिंग के थ्रू ही मैनेज किया जा सकता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, प्लानिंग थोड़ी कम थी तो दिक्कतें आई। वो चेंज जो होता अगर प्लान्ड वे में होता तो और बेहतर तरीके से हो सकता था। चेंज कैन बी ऑल स्पीड टाइप्स एंड वेज। चेंज तेजी से भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज वेट कंपैरिजन टू ड्राइविंग फोर्सेज। भाई ये याद कर लो एकदम, मैं आपको समझा दे रहा हूँ उसके बारे में। एक सेकंड देना मेरे को, बस 10 मिनट का और काम बचा है, खत्म हो जाएगा। देखो इतनी सी स्लाइड है, 19 बस खत्म। तो यानी हम यहाँ तो पहुँच ही गए हैं, कहाँ गए, यहाँ पहुँच गए हैं। एक सेकंड देना। वो कह रहे हैं कि चेंज करने में जो हेल्प करते हैं ना उनको कहते हैं ड्राइविंग फोर्सेस, और चेंज के अगेंस्ट जो खड़े हो जाते हैं, किसी बदलाव के विरुद्ध जो खड़े हो जाते हैं उन्हें कहते हैं रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। यानी ऐसी फोर्सेस, मैं इनकी एग्जैक्ट हिंदी आपको ढूंढ के बता रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड दे दो मुझे, बस एक सेकंड दे दो। एक सेकंड। हाँ, इसको कहते हैं निरोधक बल और इसको कहते हैं ड्राइविंग बल। अगर ड्राइविंग बल जो हैं वो ज़्यादा हैं तो ही चेंज कर पाओगे, अगर निरोधक बल ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी चेंज के विरुद्ध ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं तो चेंज करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर चेंज के समर्थन में ज़्यादा चीज़ें हैं तो ही चेंज करना संभव
हो पाएगा। अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग चेंजेस, समझ लो यूएसएसआर रशिया जो है उसको तोड़ दिया गया था, विघटित हुआ था। पहले रशिया बहुत बड़ा था, वो कैसा चेंज था? पॉलिटिकल चेंज था, राजनीतिक बदलाव। इनकम लेवल अगर बढ़ रही है तो इकोनॉमिक सोशल चेंज है, अगर देश में लिटरेसी बढ़ रही है तो सामाजिक बदलाव है, एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस पे चेंजेस आ रहे हैं तो वो इकोनॉमिक चेंज है, फॉरेन से कोलैबोरेशन हो रहा है तो वो वैश्वीकरण बदलाव है। इस तरीके से आपको पेपर में सवाल आ सकता है, पहचानो भैया कौन सा किस किस प्रकार का बदलाव जो है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट कल बता चुका हूं, जितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं उनके पूल को रिक्रूटमेंट पूल का कहा जाता है, रिक्रूटमेंट कहा जाता है। उनमें से जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कहा जाता है। रिक्रूटमेंट के सोर्स जो हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल, अंदरी और बाहरी दोनों हो सकते हैं। यानी आप मान लीजिए मान लेते हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी में आपको एक असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है। असिस्टेंट मैनेजर को पोस्ट करने के लिए या तो आप बाहर एडवर्टाइजमेंट निकाल दो अखबार में कि भाई आ जाओ इंटरव्यू लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल तरीके से। और इंटरनल तरीके से क्या कि आपकी कंपनी में कोई अच्छा एम्प्लॉय उसको प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन इंटरनल होता है और एक्सटर्नल के बहुत सारे तरीके मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। कंट्रोलिंग प्लानिंग से रिलेटेड होती है, कल बता चुका हूं। गूगल से इसका प्रोसेस समझ लीजिए। कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शन के बिना बिल्कुल बेकार है। यानी आप जो कंट्रोल कर रहे हैं, आप जब कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रण जब आप करते हैं, तो नियंत्रण की जो अंतिम प्रक्रिया है वो है सुधारात्मक कार्य। आपने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? आपने स्टैंडर्ड बनाए। आपने कहा कि भाई मेरे लक्ष्य ये हैं। फिर आपने वास्तविक निष्पादन किया, आपने कंपेयर किया, मापन किया कि क्या आपने परफॉर्म किया है। फिर आपने इनको इनसे कंपेयर किया, तुलना की, और तुलना करने के बाद जो कमी निकली उनको करेक्ट किया, यानी करेक्टिव एक्शन, यानी सुधारात्मक कार्य किए। तो कंट्रोलिंग इनकम्प्लीट है, नियंत्रण अधूरा है सुधारात्मक कार्यों के बिना। अंतिम क्षण है इसका सुधारात्मक कार्य। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद कर लेना। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं मैं आपको इसके बारे में। सिलेक्शन मीन्स सेलेक्टेड फ्रॉम द पूल, मैंने रिक्रूटमेंट का बताया था। रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, इनमें से इनको सेलेक्ट करते हैं, उनको सेलेक्टेड बंदे कहा जाता है। लास्ट है 18th पॉइंट, अंडरस्टैंड मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूं चिंता मत करो, कल तुम्हारे 90% नंबर आएंगे। हाउस द जोश, बताओ भाई हाउस द जोश। अगर मैं पूछूंगा हाउस द जोश तो आप क्या रिप्लाई करोगे? हाउस द जोश। आप कहोगे लो सर, लो तो नहीं है, हाई सर। वो जोश जो होता है, दिलाना, उत्साह बढ़ाना जो होता है, उसे कहते हैं मोटिवेशन। ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, इंटरनल एलिमेंट है, दिखाई नहीं देता है पर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कल मैंने आपको पढ़ाई थी। नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर मैंने आपको 5 स्टेजेस जो थी वो 5 स्टेजेस दिखाई थी। वो 5 स्टेज का फोटो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। किसी भी हाल में फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जीवन निर्वाह, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्म विकास जरूरतें आपको याद कर लेनी है। एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी है? मैकग्रेगर ने दी है। इन्होंने कहा एक व्यक्ति काम करना चाहता है, एक नहीं करना चाहता है। हर्जबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी है। विलियम आउची की थ्योरी जेड है, जिन्होंने उसमें जापान और अमेरिका का कंपेयर किया। उसको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो विलियम आउची जो थे उन्होंने कहा कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ना उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, यानी कि मैं आपको क्लास का मॉनिटर बनाता हूं, आप स्कूल के हेड बॉय बन जाते हैं, वो नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन है। मॉनेटरी मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है? जब आपको किसी चीज़ के लिए पैसा, मॉनेटरी अवार्ड मिलता है। ऑथर के बारे में ध्यान रखना, आउची, मास्लो और हर्जबर्ग तीनों ही अमेरिकी हैं। मोटिवेशन प्रोसेस के 4 एलिमेंट होते हैं, मोटिव, बिहेवियर, गोल और फीडबैक। पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसके बाद कोई डाउट्स हो आप मुझसे शाम तक पूछ सकते हो। एकदम लास्ट स्लाइड पे आ गए, लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व जो होता है हमारा वो कौन करता है उसको समझ लो आप। नेता जो होता है हमारा, जैसे देश के नेता मोदी जी हैं, आपके कॉलेज के जो लीडर हैं वो आपके प्रिंसिपल साहब हैं, आपकी फैकल्टी का लीडर आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आपकी क्लास का लीडर आपका मॉनिटर है, आपकी क्रिकेट टीम का लीडर आपका कैप्टन है, रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन जैसे हो गए, ये होती है लीडर्स। लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए भाई, उसको दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। बताओ चलो सब लोग एक एक लीडर,
एक अच्छे नेता की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, जरा लिख दो फटाफट। आप सब लोग बता दीजिए कि एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। उसको बात सुनने वाला होना चाहिए, उसको दूरदर्शी होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लोगों से बात करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक बंदा था लिंकर्ट, उन्होंने 4 सिस्टम्स ऑफ लीडरशिप दिए थे, एक्सप्लोटेटिव, बेनोवलेंट, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। ये तो भाई ऐसा है कि जो मैं कहूंगा वो होगा लीडर। बेनोवलेंट में कहा कि ठीक है मैं देखूंगा पर होगा वही जो मैं कहूंगा। कंसल्टेटिव में कहा कि मैं आपसे सलाह लूंगा, कंसल्टेशन करूंगा मैं आपसे, बट डिसीजन तो मैं ही लूंगा। पार्टिसिपेटेड में कहा कि तुम बताओ क्या होना चाहिए। तो ये 4 दिए। तो आपके पेपर में सवाल आता था लिंकर्ट ने कितने दिए थे, 4 दिए थे। इनका मैं आपको शेयर कर चुका हूं, गूगल करो, अच्छे से पढ़ो, अभी आज पूरी रात आपके पास है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उत्साहवर्धन जो है, पॉजिटिव उत्साहवर्धन तो ये हुआ कि मैंने कहा बेटा अच्छे नंबर लाओगे तो पीठ थपथपाऊंगा, कॉलेज में प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा, टॉप करोगे तो दीक्षांत समारोह में प्राइज मिलेगा। नेगेटिव मोटिवेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जब मेरा प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था ना, जब मेरा प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उसने मुझसे पूछा था नेगेटिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल दो। क्या आप में से कोई दे सकता है? नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव उत्साहवर्धन। पॉजिटिव तो ये हो गया कि अच्छा करोगे तो प्राइज मिलेगा, नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव मोटिवेशन मतलब किसी चीज को करने के लिए मैं आपको नेगेटिव मोटिवेट कैसे कर सकता हूं, मुझे आप ये बताओगे कोई? नेगेटिव मोटिवेशन। देखो बच्चों, चालान काटते हैं ना, चालान हेलमेट ना पहनने का, रेड लाइट क्रॉस करने का, उसको कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। कि अगर आप रूल फॉलो करना, आपको रूल फॉलो करवाने के लिए आपके ऊपर 1000 रुपए का पेनल्टी लगा दी, ये नेगेटिव मोटिवेशन है कि अगर ये काम करोगे, यानी रेड लाइट जंप करोगे तो पेनल्टी लगेगी। लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, मिक्स्ड। पीछे पढ़ चुके हैं लीडरशिप क्वालिटीज में क्या क्या होती है, ज्यादा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। आई होप आप लोगों को ये वाली पीडीएफ जो है अच्छे से समझ में आ गई। पीपीटी है वैसे तो, मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, कल के पेपर में अच्छा परफॉर्म करिए। जब तक हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए इट्स अ बाय बाय फ्रॉम माई साइड। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, टोटल वीडियो शायद 30-40 मिनट का हो गया होगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय। आप सब लोग मुझे बाय कर दीजिए। और हाँ, लास्ट बात, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।